दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2 मिनट में मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो शायद हमें एग्जाम में 2 मार्क्स दिला दे। दोस्तों बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है और हमने उतनी ही बार कवर भी कर लिया अपने चैनल पर, लेकिन हर बार जैसे कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए सब्सक्राइबर्स, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे चला जाता है। साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए डिस्कस किए हुए, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों नाम है इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एंड आप यहाँ पर बिल्कुल प्राइमरीली देख सकते हैं कि कुछ फाइनेंस की स्टेबिलिटी की बात हो रही है एंड उसको रादर फाइनेंस को डेवलप करने की बात जो है उसको लेके कोई काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया। तो इस पर्टिकुलर काउंसिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूपीएससी हमसे प्री में पूछ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एफएसडीसी, वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही रहता है। एक ऐसा काउंसिल की बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, एक एपेक्स लेवल, मतलब ये टॉप लेवल, एक सुपर रेगुलेटर के जैसे काम करता है। दोस्तों व्हेन आई यूज दिस वर्ड सुपर रेगुलेटर, तो आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। रेगुलेटर्स दोस्तों क्या होते हैं? रेगुलेटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को या किसी पर्टिकुलर फील्ड को जो कंट्रोल में या रेगुलेट करते हैं, कि इंश्योर करते हैं जो रूल्स वहां पर या रेगुलेशंस वहां पर बनाई गई हैं वो पालना हो उसकी। फॉर एग्जांपल आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। देन देयर इज आईबीबीआई, जो हम अगर देखें तो एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जो इंसॉल्वेंसी, जब कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, तो उनके लिए बोर्ड बनाया गया। पेंशन फंड को लेके एक रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीएफआरडीए। हमारे पास इंश्योरेंस को लेके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो रेगुलेटर है आईआरडीए। मल्टीपल फाइनेंस सेक्टर में मल्टीपल तरह की चीजें हैं, तो मल्टीपल तरह के रेगुलेटर्स भी हैं। उन सभी की एक कॉमन एक मीटिंग होती है, काउंसिल बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, नाम रखा गया था उसका एफएसडीसी। ऐसा क्यों किया गया होगा, थोड़ा कॉमन सेंसिकली सोचिए। दोस्तों ऐसा एक इवेंट हुआ 2008 में जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ दुनिया में, जैसे यूएस में बहुत ही बड़ा भूचाल आया था फाइनेंस का, और उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, है ना। वो उस इकोनॉमी का जो हिलने का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा। एंड हमने सोचा कि हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसा एक सुपर रेगुलेटर चाहिए जो ऐसे बड़े भूचालों से हमें बचा सके, रादर पहले से ही स्टेबल कुछ रहे हमारा सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबल रहे, एंड रादर हम अपने फाइनेंस को डेवलप भी कर पाए सेक्टर को। तो ऐसी हमें कोई बॉडी चाहिए, तो एफएसडीसी का गठन किया गया 2008 में। देन दोस्तों इसकी जो गठन करने की बात में देखें, सबसे पहले तो सुपर रेगुलेटरी बॉडी है। रघुराम राजन तब उन्होंने रिकमेंड किया 2008 में कि सर अब अमेरिका में ऐसा कोई भूचाल चला है, ज़रूरी है कि भारत भी इस पर कुछ काम करे। एंड अकॉर्डिंगली भारत ने इसको यहाँ पर एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए सारे टॉप जितने हमारे रेगुलेटर्स होते हैं उनको एक बैठक करने के लिए बुलाया। एंड वहीं से ही आइडिया आगे प्रोपागेट हो गया कि हम एक ऐसी एक काउंसिल बनाएं जो इन पूरे बहुत सारे मुद्दों पर आपस में बैठ के विचार विमर्श करके हमें कुछ फाइनेंस को, हमारे देश को सुरक्षित करने में हेल्प करें। एंड देन 2010 में उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम चलिए एक ऐसी एक बॉडी, ऑटोनमस बॉडी बना देते हैं जो ऐसे जो मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स, मैक्रो नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसे अगर हम देखें देश के बड़े बड़े जो नॉर्म्स चल रहे हैं कि कितना हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो भी रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, क्या हेल्प चाहिए आरबीआई को बाकी रेगुलेटर से, ऐसी कोई अगर बात देखें तो ये ऐसी बात यहाँ पर करी जा सकती है। एंड देश की ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर यहाँ फोकस किया जाता है। तो दोस्तों क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई कानून पास किया गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया? नहीं। यूपीएससी हमसे ये सवाल पूछ चुका है, पूछ सकता है, पूछ चुका नहीं है कि क्या एफएसडीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी सर नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह का कानून पास नहीं हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैठकर जो डिसाइड किया, उनको रघुराम राजन ने जो रिकमेंड किया था 2008 में, 2010 तक उसको गठन भी कर दिया गया। देन दोस्तों इसके मेंबर्स कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनंत बार, अनगिनत बार इसका सवाल पूछा जा चुका है कि मेंबर्स बताइए इससे कौन से 10-12 लोग आके बैठते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो गवर्नर आरबीआई, ये चेयरपर्सन नहीं है, बात ध्यान रहे, गवर्नर आरबीआई इज नॉट द चेयरपर्सन बट वन ऑफ द मेंबर्स। ओके, एक एफएसडीसी की एक सब कमेटी होती है, उस सब कमेटी के प्रधान रहते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, सब कमेटी के, लेकिन एज सच आरबीआई के गवर्नर इज नॉट द चेयरपर्सन, ठीक है। देन सेबी जो हमारी मार्केट्स की रेगुलेटरी बॉडी है उसके चेयरपर्सन रहेंगे, जो हमारी जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। देन पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाली बॉडी, एंड इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड वाले, एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमें गारंटीड रटे होने चाहिए, ठीक है। गेटिंग इट? आरबीआई,
सेबी, इल्डा, पीएफआरडीए, आईबीबीआई, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तो इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमें रटने चाहिए। देन उसके बाद कुछ जो टॉप लेवल हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बाबू लोग हैं, वो भी यहाँ के बैठते हैं, उनकी भी एक्सपर्टीज चाहिए यहाँ पर, उनकी भी हमें यहाँ पर जो असिस्टेंस चाहिए कि हम बेहतर डिसीजन ले पाएँ। तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, सभी के पास बैंकिंग सर्विसेज, पूरे फाइनेंस के सर्विसेज पहुंच रही हैं, उसके सेक्रेटरी। कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है ना, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। जो ये होंगे ये सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल होंगे, है ना। ये जो प्रीलिम्स टाइप सवाल होते हैं, वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने लगा ली। एंड जो बाकी जो चेयरपर्सन, हम देखेंगे चेयरपर्सन है कौन दोस्तों। अगर गवर्नर, आरबीआई, सेबी के जो ये वो सब नहीं है चेयरपर्सन, तो है कौन चेयरपर्सन और भी ऐसे एक्सपर्ट लोगों को इस मीटिंग में बुला सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहे। तो दोस्तों चेयरपर्सन कौन हुए इस मीटिंग के? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली विल बिकम द चेयरपर्सन। गेटिंग इट? तो ये बात भूलनी नहीं है, ये ही सवाल पूछा था यूपीएससी ने। बहुत से लोग आरबीआई के गवर्नर को मार्क कराए थे, नहीं, दैट वाज रॉन्ग। कौन है आंसर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दोस्तों अगर हम प्राइमरी आइडिया देखें, मैंने आपको बताया कि एफएसडीसी का गठन क्यों हुआ था। जब 2008 में जैसे जो बड़ा जो फाइनेंशियल एक क्राइसिस हुआ, उस वक्त हमने सोचा कि हमें भी एक ऐसी बॉडी चाहिए जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को बचा पाए एंड ऐसे इंसिडेंट्स को भारत के लिए, भारत को बेटर प्रिपेयर कर पाए। एंड देन वहीं से हमने एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए एफएसडीसी के। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड था इंटरनेशनल लेवल पे, अभी भी है, उसी ने ही कहा था कि वेरियस कंट्रीज को ऐसा करना चाहिए। हमने भी यहाँ पे पैरेलली डिबेट शुरू कर दी थी, तो हमने एफएसडीसी 2010 में बना ही लिया। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं? जी नहीं सर, नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे यहाँ पे, जो कौन रहेंगे? चेयरपर्सन। आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन तो नहीं है? नहीं सर, चेयरपर्सन नहीं है, मेंबर तो है ही है। सब कमेटी होती है, उसके चेयरपर्सन रहते हैं। ठीक है, तो काम क्या है? स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनलाइज, मेंटेन करना भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आगे बढ़े, रुके मत या फिर पीछे ही ना चला जाए। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करें। एंड इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, कि अगर कभी कोई ऐसा कोई, मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है, तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ बैंक भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स किसके दायरे में आएंगे? बैंक के दायरे में आएंगे, लेकिन चलते तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी हैं, तो या फिर सेबी के दायरे में आएंगे। तो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन भी चाहिए हमें। ठीक है, जैसे यूलिप्स होते हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, लेकिन मार्केट्स में डील कर रहे होते हैं, तो सेबी, इल्डा बैठ के आपस में डिसाइड करें। पेंशन फंड भी मार्केट्स में पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इंटर रेगुलेटरी यहां पर बात बहुत जरूरी है। एंड एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सेपरेट बजट कैसे प्रेजेंट किया जाता है? नहीं दोस्तों, उसका कोई सेपरेट बजट नहीं है। नो सेपरेट फंड्स आर एलोकेटेड फॉर दिस काउंसिल। फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ही इसको आगे फंडिंग मिलती है। गेटिंग इट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे होते हैं उस वक्त, पर्टिकुलरली समाज में, हमारे देश में, जैसे अभी हम बात करें तो हमारे देश में पिछले कुछ टाइम से एनएमपी की बात चल रही है, नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान। मॉनेटाइजेशन प्लान मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले 4 साल में हमने बहुत सारे, हमारे पास ऐसी कुछ कंपनीज, पीएसयूज एक्सेट्रा हैं हमारे पास, जिनको चाहते हैं वो बेचना। ठीक है, बेचकर कुछ पैसा फंड रेज किया जाएगा, सरकार उसको जो डिफरेंट जगहों पे लगाएगी। मॉनेटाइजेशन का प्लान बनाने की बात की है, तो वो भी अब फाइनल जैसे डिस्कस जो अभी जो है एफएसडीसी की बैठक होने वाली है, तो उस बैठक में बात क्या है? एनएमपी डिस्कस होगा। जो भी उस वक्त का, जैसे 2020 में कोविड चल रहा था, तो कोविड के दौरान वहां पर एक मीटिंग हुई ऑनलाइन एफएसडीसी की, तो वहां पे कोविड को कैसे मैनेज किया जाए एंड क्या क्या फाइनेंशियल सेक्टर के इंप्लीकेशंस होंगे, जो सरकार इतना खर्चा कर रही है एक्सेट्रा, वो डिस्कस किया गया। तो हर बार जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, वो डिस्कस की जाती है एफएसडीसी में। ठीक है, तो नीति आयोग, आपसे एक सवाल है दोस्तों यहाँ पर, क्या नीति आयोग के चेयरपर्सन जो भी रहते हैं वो एफएसडीसी का पार्ट हैं या नहीं? तो मैंने तो यहाँ नहीं लिखा, आप मुझे बताएंगे, थोड़ा गूगल करेंगे, थोड़ा सोच समझ के। नीति आयोग के चेयरपर्सन क्या एफएसडीसी के पार्ट होते हैं या नहीं होते? ठीक है दोस्तों, तो बस यही आज, और बाकी हम 2021 के प्रीलिम्स की टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर 2021 का प्रीलिम्स अब नजदीक ही आता जा रहा है, और हमने हर हफ्ते हम एक कुछ कवर करते जा रहे हैं। जीडीपी इन्फ्लेशन कवर किया, 1-2 हफ्ते लगाए, बैंकिंग, गवर्नमेंट फाइनेंस, मार्केट्स। ठीक है, अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो मार्केट्स भी आपने कवर कर लिया होगा। तो इकोनॉमी में स्टैटिक में आप आज कर सकते हैं कवर, इजीली जो कवर कर सकते हैं वो है गवर्नमेंट फाइनेंस। अगर आपने प्रीवियसली मार्केट्स कवर किया था तो आज गवर्नमेंट फाइनेंस कवर कर लीजिए। डे 5 है ये, एंड उसके बाद डे 5 करंट अफेयर्स वाले मॉड्यूल में जाइए हमारे, अगर आप पार्ट हैं जो किसका, हमारे ओवरऑल क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स में 3 पार्ट्स रहते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें, स्टैटिक कंपोनेंट्स, बहुत सारे स्टैटिक चीजें हमें जाननी पड़ती हैं। स्टैटिक का अलग मॉड्यूल बना दिया, बहुत से बच्चे चाहते हैं सब स्टैटिक खरीदना। देन हमने करंट अफेयर्स का अलग मॉड्यूल बना दिया, एंड देन एक कंबाइंड है स्टैटिक एंड करंट का, एंड देन एक टेस्ट सीरीज भी है।
टेस्ट सीरीज में भी वहाँ पर आपको टेस्ट अवेलेबल हैं। मैंने आपके लिए बता दिया यहाँ पर कि स्टार्टिंग में आप अगर चाहें गवर्नमेंट फाइनेंस अगर कवर करेंगे रैपिडली, थोड़ा साथ साथ चलेंगे चीज़ों को ना, जैसे हर रोज़ का एक प्लान बनाइए कि मुझे रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा काम ही, तो बढ़िया अंत में रिवीजन हो सकती है, हमें नंबर मिल सकते हैं और रिवीजन होगी। रिवीजन होने से ही रिकॉल बढ़ेगा, एग्जाम में कैसे नहीं होगा अरे मैंने पढ़ा हुआ था याद नहीं आ रहा, याद भी आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट हमारे पास जैसे इकोनॉमी के 2 सेक्शनल टेस्ट हैं, उसमें से एक एक्टिवेट हो चुका है, एक तो आप अवेलेबल तो सभी हैं, लेकिन जो हमने सिलेबस कवर किया रिवीजन में वो उसके मुताबिक देखें, आप एक कर सकते हैं अटेम्प्ट, एक कुछ दिन में हम दूसरा भी कर पाएंगे, देन HLT FLT अंत के दिनों में आप बढ़िया अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आना कि अरे बढ़िया मुझे आता है, मेरे बिल्कुल ब्लैंक भी नहीं है, ठीक है, मुझे चीज़ें आती हैं, कॉन्फिडेंटली अगर वहाँ जाएंगे तो नंबर आते हैं दोस्तों। ऐसा कोई चमत्कारी तो है नहीं कि कोई डिफरेंट कोई इंजेक्शन लगते हैं लोगों को कि हाँ अब मुझे सब आ गया, पढ़ के ही कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़िए, ठीक है, इसलिए पढ़ाई कीजिए। एंड बाकी हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में करंट अफेयर्स मॉड्यूल मैंने आपको बताया, स्टैटिक इन करंट है एटसेट्रा, है ना, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है। लास्ट के कुछ दिन हैं तो हमने प्राइसेस को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया हुआ है। जो ये 10 हमारे जो फुल लेंथ टेस्ट थे, पहले 5 थे, हमने 5 बोनस ऐड कर दिए, क्योंकि आपका जो अभी ओवरऑल देखें तो वैसे ही डिले चल रहा है ना अभी कोविड के चलते, तो 5 टेस्ट और ऐड कर दिए, प्राइसेस हमने और रिड्यूस कर दिए, हाफ कर दिए। 999 के अब आप ये FLTs दे सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में जाते हैं, बस टेस्ट का एक पर्पज ये होता है, तो ये कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अगर आप 2022 टारगेट कर रहे हैं तो बैच 5 लॉन्च हो चुका है दोस्तों। बैच 5 में हमने अपने पूरा का पूरा प्रीलिम्स का एंड जो मेंस की कवरेज रखते हैं, सवाल अटेम्प्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, प्री के मेंस के लेक्चर्स में सवाल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को एक सॉलिड फाउंडेशन मिले, कि ऐसा कोई ना एक बहुत ही जैसे सिस्टमैटिक तरह से जब काम चलता है तो ऐसा लगता नहीं है कि हम सर के बहुत मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ना है, एक शेड्यूल बनाना है, मुश्किल एग्जाम तो डेफिनेटली है, ये शेड्यूल बना के पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, चीज़ें आसान हो जाती हैं। आसान कम से कम ऐसे हो जाती है कि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, बहुत भटकते नहीं फिर हम। ठीक है, तो PCM हमने लॉन्च कर दिया, देन सोशियोलॉजी का 5वां बैच है, पॉलिटिकल साइंस अगर चाहते हैं उसका भी 5वां बैच अवेलेबल है, एंड एसए का। एंड एक बात ध्यान रहे कि PCM बैच में एसए की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, लेकिन टेस्टिंग एटसेट्रा आपने जो करनी है, जो आंसर राइटिंग करनी है, वो एसए का सेपरेट बैच रहता है, गेटिंग इट। तो वरना अदरवाइज PCM में क्लासेस होंगी एसए की। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी अभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो, जिसमें टेस्ट भी अवेलेबल हैं, प्री एंड मेंस दोनों के। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे नंबर्स लिखे हैं, ये हमारी वेबसाइट है, जाकर एक बार देखिए, बहुत सारा कंटेंट है दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से टॉप क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भी आइए एंड मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले लेक्चर्स में, बाय बाय, टेक केयर।